हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस कर रहे होंगे सब क्वेश्चंस की। देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही है ना? तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स बनेंगे। तो मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि अलग से क्वेश्चन उठाएं। प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चन आए हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सेट हैं। पिछली बार भी इतने सेट निकले हैं, उससे पहले के भी हैं। अगर पिछली बार के हो जाते हैं फिर पीछे के लगा लीजिए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं ईवीएस 7 से 8 से 9 क्लासेस में ईवीएस की करवा चुकी हूँ, जो कि फुल ऑफ कंटेंट है। अगर आप वो सारी क्लासेस देख लेते हैं तो आपकी ईवीएस पूरी हो जाएगी। ठीक है, कंटेंट में आपके 15 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। 1-2 नंबर तो एग्जामिनर रीजनिंग वगैरह से भी दे देता है ना? तो स्टार्ट करते हैं। जो मिसलेनियस टॉपिक है वो हम कर रहे हैं डेली बाय डेली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं मैंने, 1-2, और थोड़ी सी थ्योरी भी रखी है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिए, एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ? निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? तो बताइए किसके ऐसे दांत है जो पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं? तो ऐसा कौन सा जानवर है? बिल्ली है, स्क्वायरल यानी गिलहरी है, स्नेक सांप, या फिर टाइगर यानी बाघ? तो बताइए कौन सा एनिमल है? तो ये है स्क्वायरल। ठीक है, गिलहरी। जो गिलहरी के दांत होते हैं वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें इनकी जो ग्रोथ है इसे रोकने के लिए क्या करती रहती है? ये चीज़ों को कुतरती रहती है, काटती रहती है। ठीक है, आपने भी अपने घर में गिलहरी देखी होंगी, पेड़ वगैरह पे आती हैं, है ना? तो आगे देखते हैं इसके बारे में, कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई है। गिलहरी के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, दांतों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए उन्हें चीज़ों को कुतरते रहना पड़ता है, यानी बहुत शार्प होते हैं इसके दांत और जीवन भर उनकी जो ग्रोथ है वो चलती रहती है। और ये उसका शेप या उसका साइज बढ़ने से रोकने के लिए क्या करती है? चीज़ों को कुतरती है। ठीक है, जैसे कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। हमारे घर में ना अमरूद का पेड़ है, तो उस पर अमरूद लगे हुए हैं, लेकिन वो अमरूद बहुत कच्चे हैं, लेकिन उन्हें गिलहरी खा लेती है। कैसे खा लेती है? क्योंकि इसके दांत क्या है, उनकी ग्रोथ रोकने के लिए ये अमरूद को खा लेती है, कच्चे अमरूद को। ठीक है, टाइट होते हैं कच्चे अमरूद तो इससे क्या है, इसकी ग्रोथ होती नहीं है दांतों की। ठीक है, ऐसी चीज़ों को ये कुतरती रहती है। ठीक है, फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है बिल्ली के बारे में। क्या पता अगली बार बिल्ली के बारे में पूछ ले, या गाय के बारे में पूछ ले, सांप के बारे में। सांप के बारे में तो पूछता ही है वैसे। मांस को फाड़ने और काटने के लिए बिल्लियों के तेज दांत होते हैं। जो बिल्ली के दांत हैं वो किस लिए होते हैं? मांस को फाड़ने के लिए और काटने के लिए, और तेज होते हैं इनके दांत। ठीक है, जो सांप के दांत होते हैं वो घुमावदार होते हैं, लेकिन वे अपने शिकार को चबाते नहीं हैं। सांप हमेशा अपना खाना पूरा निगल जाता है। जैसे कि सांप के आगे कभी मेंढक अगर देखा हो आपने सांप को दूर से, वैसे तो देखना मत पास से। ठीक है, सांप क्या करता है, जब मेंढक को खाता है ना, तो उसे मेंढक को चबा के नहीं खाता, ऐसे मुंह खोलता है, मेंढक अंदर गया सीधा अंदर। ठीक है, निगल जाता है। तो सांप क्या है, खाने को निगल जाता है, उसे चबाता नहीं है। और गाय के बारे में, घास काटने के लिए गाय के आगे के दांत जो हैं वो छोटे होते हैं, और चबाने के लिए जो साइड के दांत होते हैं, यानी किनारे के जो दांत हैं वो बड़े और चपटे होते हैं। ठीक है, तो ये गाय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगली बार कुछ भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंस्टिट्यूटेड बाय। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है? तो बताइए। ऑक्सीजन एंड आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड आयरन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो इसकी एक टेबल मैंने रखी हुई है, इसमें देखेंगे आप। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा जो वेट है वो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन का। ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का है। फिर उसके बाद है एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद है आयरन, फिर उसके बाद है कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन हमारा आंसर ठीक होता है, ये ऑप्शन नंबर बी। तो ये टेबल आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स। महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कालमकरी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, पट्टा एम्ब्रॉयडरी, या पटोला एम्ब्रॉयडरी? तो बताइए कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा, वर्ली चित्रकला, वर्ली पेंटिंग। महाराष्ट्र की कौन सी पेंटिंग है? वर्ली पेंटिंग। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं।
कुछ पेंटिंग मैंने रखी हुई है। वर्ली पेंटिंग जो है महाराष्ट्र की है, बहुत बार पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चिकन एम्ब्रॉयडरी लखनऊ की फेमस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। परफ्यूम्स इत्र कन्नौज, ये भी पूछा गया है, ठीक है। जो पूछे गए हैं मैं उन्हें बता रही हूँ ज्यादा, लेकिन याद आपको सारे रखने हैं, ठीक है। ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स मुरादाबाद यूपी, जमदानी टेक्सटाइल वेस्ट बंगाल, पटोला एम्ब्रॉयडरी गुजरात, पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये इंपॉर्टेंट है, पश्मीना शॉल के बारे में तो पूछता ही है, ठीक है। बंदना वेव राजस्थान एंड गुजरात, पोचमपल्ली तेलंगाना, पहले क्या था आंध्र प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है पोचमपल्ली, ठीक है। वुड कार्विंग सहारनपुर, पिठोरा पेंटिंग मध्य प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिठोरा पेंटिंग मध्य प्रदेश पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये कितने, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये 5 तो पूछे गए हैं, बाकी आप सारे याद करके जाएंगे, क्या पता अगली बार ये पूछ ले ब्रास का, क्या पता जमदानी पूछ ले, है ना। जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो इधर देख सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको दे दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। फिर आप बताइए कन्नौज इज फेमस फॉर इट्स, तो बताइए कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है। वुड कार्विंग यानी लकड़ी पर नक्काशी, जमदानी वस्त्र, इत्र या पटोला कढ़ाई। तो अभी पीछे पढ़ के आए हैं, किसके लिए फेमस है, परफ्यूम के लिए। तो अगर कोई कन्नौज का है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम परफ्यूम मंगा लेंगे वहां से, ठीक है। तो परफ्यूम कहाँ का फेमस है, कन्नौज का, ठीक है, इत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटिंग ऑफ उड़ीसा, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ीसा की चित्रकला है, बताइए। पाटा पेंटिंग, पटा चित्रकला, फाड़ पेंटिंग, फाड़ चित्रकला, चित्रकाठी पेंटिंग, चित्रकाठी चित्रकला, कालमकारी पेंटिंग या कालमकारी चित्रकला। तो बताइए उड़ीसा की कौन सी पेंटिंग फेमस है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, पाटा पेंटिंग जो है उड़ीसा की फेमस है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। चित्रकाठी चित्रकारी, यह चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है, ठीक है। चित्रकाठी चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस कला में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक रंग तो ज्यादातर सभी जितनी भी पेंटिंग्स हैं दी गई हैं ईवीएस में, इनमें सभी में होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। कलमकारी, इस कला में कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग चित्रकारी की जाती है, कपड़ों में की जाती है, कपड़ों के ऊपर। ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, बस ये याद रखना है कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस कला में क्या है, कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग और चित्रकारी की जाती है, ठीक है। फिर है मधुबनी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तो सारे पॉइंट रख के दे देगा और ABC करके ऑप्शन करता है, ठीक है। ये कला बिहार के मधुबनी जिले में पाई जाती है। इस कला में फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बहुत बार पूछता है ये वाली लाइन कि इस चित्र में उभार लाने के लिए क्या करते हैं, चावल का पेस्ट बना लेते हैं रंगीन, उसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे कि उभरी हुई लगे। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, जैसे कि नील, इंडिगो, हल्दी का प्रयोग होता है, फूल, पौधे आदि से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। फिर है पट्टा चित्र, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये चित्र उड़ीसा में पाई जाती है। ये चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में, तो ये याद रखना है। इसमें कपड़ों के ऊपर चित्रकारी की जाती है। रंग बनाने के लिए सब्जियों एवं खनिजों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अगली बार ये लाइन भी रख के दे सकता है, ठीक है। रंग बनाने के लिए सब्जियों और खनिजों का प्रयोग होता है, तो आप ये याद रखेंगे जो इसका रंग बनाया जाता है उसमें सब्जी और खनिजों का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर है फाड़ चित्रकारी, यह राजस्थान में पाई जाती है, तो याद रखना है राजस्थान में पाई जाती है फाड़ चित्रकारी। इस कला में कपड़ों के ऊपर चित्रकारी होती है। कला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। आप देखो, हो तो ये भी कपड़े पे रही है, ये भी कपड़े पे रही है, ये वाली सॉरी। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें रंग बनाने के लिए सब्जी और खनिजों का प्रयोग होता है, जो पट्टा चित्र है। और जो फाड़ चित्रकारी, इसमें क्या होता है, जो बहादुर आदमी होते हैं, बहादुर व्यक्ति होते हैं, उनके कारनामे दिखाए जाते हैं कि इन्होंने इस फील्ड में ये बहादुरी दिखाई है ना। तो ये है राजस्थान की फाड़ चित्रकारी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी, आपको ये याद भी रखनी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट
for at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. This act is derived from. वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है, 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यानी जब 25 साल से रह रहे हैं तो एक तरह से अधिकार ही हो जाता है। अब हम कहीं 25 साल रहने लगे तो हमें ऐसे ही लगेगा कि हमारा अधिकार हो गया है, हम यहीं के ही रहने वाले हैं, है ना। ये एक्ट लिया गया है, तो ये एक्ट कब लिया गया था? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1988 या इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो बताइए कौन सा एक्ट है? तो ये है वन एक्ट के अधिकार 2007 से, ठीक है। ये वैसे तो एक्ट आया था 2006 में, लेकिन ये लागू हुआ 2007 में, ठीक है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, ये क्वेश्चन नए हैं, इसी बार पूछे गए थे ईवीएस में, ठीक है। तो अगली बार एडिशनल पूछ सकता है कुछ भी, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उनका वन भूमि पर और उस पर क्या लगाया जाता है, इस पर अधिकार है, ठीक है। यानी उन्हीं की हो जाती है एक तरह से भूमि, वो उन्हें जंगल से नहीं हटाया जाना चाहिए। वनों के संरक्षण का कार्य उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये कुछ वर्टिकल्चर मीन्स, यानी वर्टिकल्चर के अंदर क्या आते हैं? ब्रीडिंग ऑफ फिश, तो ये तो शायद पिस्कीकल्चर के अंदर आता है। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, ये सेरीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है, ये सेरीकल्चर के अंदर आता है। कीपिंग एंड रियरिंग बर्ड्स, ये एविकल्चर होता है, शायद एविकल्चर होता है, एविकल्चर के अंदर आता है। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ये ठीक है, वर्टिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूरों की जो खेती होती है उसे कहा जाता है वर्टिकल्चर, ठीक है। और फिश की जो होती है उसे कहा जाता है पिस्कीकल्चर, शायद बता देना अगर गलत हो तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटिकल्चर, ठीक है। आगे देखते हैं, एपीकल्चर, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? एपीकल्चर। अर्बोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। एक्वाकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ रियरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें बोला जाता है एक्वाकल्चर। एक्वा नाम से ही पता चल रहा है पानी से रिलेट है। एविकल्चर, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ बर्ड्स। फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, तो सारे याद रखने, क्या पता अगली बार फ्लावर पूछ ले, है ना। हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, नट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। पिस्कीकल्चर, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश, यानी मछली पालन को क्या है? पिस्कीकल्चर कहा जाता है। ये देखो आया तो है नहीं सीटेट में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन में ज्यादातर आ जाता है ना, तो आपको ये याद रखना है। ये पिस्कीकल्चर पूछ लेते हैं, और सेरीकल्चर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन में भी आता है, जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। पोमिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। सेरीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। विनिकल्चर और विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स फॉर मेकिंग वाइन, ठीक है, शराब बनाने के लिए अंगूरों का यूज होता है ना, तो ये पूछा गया है। देखो तो ये याद रखने हैं, क्या पता अगली बार सेरीकल्चर पूछ ले या पिस्कीकल्चर पूछ ले, ठीक है, या एपीकल्चर पूछ ले, तो ये इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर, पिस्कीकल्चर, सेरीकल्चर, ये ज्यादातर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे आप सारे ध्यान में रखेंगे, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी देख सकते हैं इधर, ठीक है, ये याद करके आपको जाने हैं। मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी। रोनाल्ड रॉस, अगला क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरिंग दैट, क्या किस चीज पे इन्हें नोबेल प्राइज मिला था? जो रोनाल्ड रॉस के व्यक्ति थे, रोनाल्ड रॉस नाम के जो व्यक्ति थे, उन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था? इन्होंने क्या बोला था? डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, तो ऐसा बोला था क्या? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, इसके ऊपर मिला था, या चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, या फिर प्लेग्यू इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लीज? तो बताइए कौन सा होगा? तो रोनाल्ड रॉस को जो अवार्ड मिला था वो मलेरिया के ऊपर मिला था। इन्होंने बताया था कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये रोनाल्ड रॉस ने ही हमें बताया है। पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता ही है ये, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का। मलेरिया इज टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, यानी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस फाउंड दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, रोनाल्ड रॉस ने ही खोजा था कि मलेरिया जो है,
बुखार जो है मतलब मलेरिया जो है मच्छर के काटने से ही फैलता है। और कब? 1902 में। 1902 में इन्हें अवार्ड मिला था। रोनाल्ड रोज गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। ठीक है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो कैरी द प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन देयर सलाइवरी ग्लैंड। क्या करती है? इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो होती है वो अपने सलाइवा में प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करके ले जाती है और जिसको भी काटती है वहां छोड़ देती है। दीज जर्म्स ग्रो इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो इन 7 to 10 days। ठीक है। संक्रमित व्यक्ति कभी ये इसके सिम्टम्स हैं कि क्या होता है? शिवरिंग होती है, फीवर होता है, सिर दर्द, हेडेक होता है कि चक्र में गुजरता है और अंत में पसीना आता है। मलेरिया की दवा बनाने के लिए सिंकोना के पेड़ की सूखी और चूर्ण छाल का उपयोग होता है। यानी चिंचोना, ये चिंचोना ट्री है, इसकी मेडिसिन बनती है मलेरिया की। ये भी क्वेश्चन आता है, ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट का। ठीक है। मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मलेरिया इज जनरली बिटर इन टेस्ट। कि जो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है वो आमतौर पर स्वाद में कैसी होती है? कड़वी होती है। कड़वी तो सभी दवाई होती है, मीठी कौन सी दवाई होती है भाई? है ना, सभी कड़वी होती हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है यही, देखो ये सीटेट का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ चिंचोना ट्री इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो बताइए, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। रूट यानी जड़, बार्क यानी छाल, लीव्स यानी पत्तियां, सीड यानी बीज। तो बताइए, तो इसकी क्या है? छाल का प्रयोग होता है दवाई बनाने में। लेकिन आजकल तो मेडिसिन ले लेते हैं, सब काम चल जाता है। लेकिन पहले क्या था, जब डिस्कवरी की होगी, पता चला होगा लोगों को, तो पेड़ की छाल लाते होंगे, उसे उबाल के पीते होंगे या चूर्ण बना के, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है, छाल। आगे चलते हैं, ये वही है। पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? बताइए, पेंग्स, फैंग्स, इंसीजर या स्केल्स। तो जो सांप के दांत होते हैं उन्हें बोला जाता है फैंग्स। ठीक है। हर जगह फोटो में लिखा देखा होगा, डॉक्टर के यहाँ भी हम जाते हैं या कहीं भी, उसके दांत दिखाए जाते हैं और लिखा जाता है फैंग्स। तो जब भी डॉक्टर के यहाँ जाया करो, चारों तरफ देखा करो कि इमेज लगी हुई है, तो उनसे भी रिलेट हो जाती हैं चीजें बहुत बार, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है, विषदंत। स्नेक हैज 2, स्नेक के बारे में, स्नेक हैज 2 होलो टीथ कॉल्ड फैंग्स। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिन्हें विषदंत कहते हैं। व्हेन स्नेक बाइट्स पॉइजन एंटर्स ओनली थ्रू फैंग्स। देखो ये रहे फैंग्स। जब स्नेक काटता है तो क्या होता है? सांप के काटने पर जहर विषदंत से ही अंदर प्रवेश करता है, यहां से एंट्री करता है। ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं सांप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेस। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो बताइए, टेपवर्म का, लीचीज यानी जोंक, अर्थवर्म, हुकवर्म। तो भाई जोंक तो ये खाद वाद बनाती नहीं है, तो चिपक जाती है और हाथों पैरों में। ठीक है। तो ना ही हुकवर्म का होता है, ना ही टेपवर्म का होता है, सिर्फ अर्थवर्म का होता है। ठीक है। अर्थवर्म हमारी एक फ्रेंड की तरह वर्क करते हैं, मिट्टी को इतनी प्यारी बना देते हैं कि पेड़ बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। ठीक है। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। लाल कृमि एक प्रकार का केंचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि में वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग। ये मिट्टी को बहुत अच्छा बना देते हैं। सब्जियों को अपशिष्ट भूसी, गाय के गोबर जैसे जैविक पदार्थों का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। यह पौधों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उच्च पोषक तत्वों से भरपूर है और उसमें होते हैं केंचुए। केंचुए मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में जाने जाते हैं। क्या होता है, जैसे बारिश होता है ना, तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। बारिश होती है तो बारिश में केंचुए निकल जाते हैं, भाई गांव में तो निकलते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ कि केंचुओं को किसी भी चीज़ पे रख के उसे गमले वगैरह में डाल देते हैं, पेड़ों में डाल देते हैं, वो मिट्टी बहुत अच्छी बना देते हैं। ठीक है। तो करके देखना एक्सपेरिमेंट, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है। पश्मीना वेराइटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल? शीप, कैमल, गोट, एल्पोका। तो क्या है? बकरी। ठीक है। ये तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चंगपा ट्राइब इज लोकेटेड टू विच प्लेस? चंगपा जनजाति जो है किस स्थान पर स्थित है? मिजोरम, लद्दाख, झारखंड और असम। तो बताइए, चंगपा जो है वो लद्दाख में स्थित है। इसके बारे में भी पढ़ते हैं। चंगपा आर द सेमी नोमैडिक तिब्बतन पीपल फाउंड मेनली इन द चांगटांग इन लद्दाख एंड इन जम्मू कश्मीर।
चंगपा एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोग हैं जो मुख्य रूप से लद्दाख के चांगतांग में और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग रहते हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ चलते हैं। ठीक है, फिर टेंट हाउस जो है, तंबू घर एक स्थायी आश्रय प्रदान करता है, यानी तंबू जो होते हैं टेम्परेरी घर होता है जिसे प्लास्टिक और कपड़े से बनाया जाता है, यानी प्लास्टिक और कपड़े के यूज से इसे बनाते हैं। याक के बालों का उपयोग लद्दाख की चंगपा जनजाति द्वारा तंबू बनाने के लिए किया जाता है। जो यहाँ की जनजाति है चंगपा लद्दाख की, वो क्या करते हैं, याक के जो बाल होते हैं उनसे अपना ये बनाते हैं टेम्परेरी हाउस। ठीक है, तंबू, जिसे क्या कहा जाता है, रेबो, जिसे क्या बोलते हैं, रेबो। ठीक है, इग्लू ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। डोंगा हाउस बोट है जिन्हें कश्मीर की डल झील में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज डेथ, ये क्या हो गया, एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है। एक शॉल की जो गर्माई है वो कितने के बराबर होता है, तो एक शॉल की गर्माई 6 स्वेटर के बराबर होती है। यानी ऐसे 6 स्वेटर, 6 क्या, मैं तो, मेरा तो बहुत हल्का है, अगर ऐसे 6 स्वेटर पहनेंगे जब जाके 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी 100 सुनार की 1 लुहार की, ये अकेला ही काफी है। ठीक है, तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटे लगते हैं, इसे 250 घंटे लगते हैं बनाने में। ठीक है, कितने घंटे लगते हैं, 250 घंटे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देख लो ये कितना ज्यादा बढ़िया शॉल है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर कंटेंट के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जो भी टॉपिक आपको कराना हो, आपको कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। बाकी हमारा ईवीएस का कंटेंट ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ईवीएस वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैथ पेडागोजी भी मैंने कराई हुई है, अब हम रिवीजन करेंगे मैथ पेडागोजी का, तो मैथ भी आप देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, बाकी जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए मैंने साइंस की एक मैराथन कराई है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक डाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी अगर पुराने हैं नहीं किया है तो भी कर दें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।